अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ आज मेहमान हैं जनाब कर्नल इनामुर रहीम साहब, रिटायर्ड कर्नल जी, जी। इनामुर रहीम, रिटायर्ड रिटायर्ड। एक्चुअली एडवोकेट, बिल्कुल, लिबास से ज़ाहिर है। बिल्कुल। और शहरी हकूक़ के हवाले से इनकी बड़ी दरख्वास्तें हैं। एक भी इन्होंने दरख्वास्त दाखिल की थी, आपको पता है कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें आई हैं, उसमें कर्नल साहब ने भी एक दरख्वास्त दाखिल की थी। उस दरख्वास्त का क्या बना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज की नशिस्त का मौजू जो गुफ्तगू था वो ये था कि कर्नल साहब ने एक पटिशन दाखिल की और वो बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो कि सेनेटर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के बड़े मायनाज वकीलों में से हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं और अब भी बड़े धुआंधार दलाइल देते हैं, बड़े कामयाब। और फिर उन वालिद का नाम उनके अपना एसएम ज़फ़र साहब के एसएम बेटे ज़फ़र हैं, साहब के साबिक़ वज़ीर साहबजादे कानून हैं हैं, वो भी। साबिक वज़ीर कानून हैं, निगरान गवर्नमेंट के अंदर थे। ये भी वज़ीर कानून थे, वो परमानेंट वज़ीर कानून थे अयूब खान के। अयूब खान के, बिल्कुल। हाँ। तो इनके हवाले से एक दरख्वास्त दाखिल की थी इन्होंने और पता नहीं कोई डिसिप्लिनरी मामला है। मुझे यहाँ तक याद पड़ता है अली ज़फ़र का एक मरतबा हुआ ये था कि जवाद ख्वाजा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, तो किसी मामले के ऊपर इनका जो है वो लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बन गए थे। अब आप फिर जो है उनके खिलाफ तबदीबी कार्रवाई के लिए आए हैं। ये बिल्कुल। क्या कहानी, क्या है, किस्सा क्या है कर्नल दरअसल ये साहब? हुआ कि ऑनरेबल जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर हुई। हनीफ राइस साहब एक इस्लामाबाद के वकील हैं, उन्होंने दायर की। हाँ, वो अक्सर ये दायर करते रहते हैं और उसमें उन्होंने चैलेंज किया कि इनकी अपॉइंटमेंट। उनका भी एक अनोखा वो है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तर्ज है बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो पिटीशन दाखिल करते हैं और फिर उठा लिए गायब हो जाते जाते हैं, खुद भी गायब हो जाते हैं। तो वो ये हुआ कि उन्हें पिटीशन दायर की, उन्हें चैलेंज की कि इनकी अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट एंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों ही गलत थी, क्योंकि पहली अपॉइंटमेंट ही गलत थी। जी हाँ, बिल्कुल। वो साकिब निसार साहब के दौर के अंदर जब ये की थी। और वो केस उनका लगा यहाँ पर, पहले तो बड़ा अरसा पेंड पड़ा रहा, लेकिन पता नहीं क्या ख्याल आई सुप्रीम कोर्ट को कि वो केस की हियरिंग शुरू हुई। साकिब निसार साहब बेंच को हेड कर रहे थे, उमरता बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब उनके साथ थे। दाएं बाएं। हाँ, 3 रुकनी बेंच था। और उसके दौरान हनीफ राय साहब पहले दिन पेश ही नहीं हुए, वो गायब हो गए वहाँ से। जब गायब हो गए तो 4 बजे तक कोर्ट उनका इंतज़ार करती रही। तमाम वकला मौजूद थे, कराची बार के भी और बलूचिस्तान बार के वकला भी और पंजाब बार के वकला, कि उनके नज़दीक ये बिल्कुल ही एक गलत मुतालबा था। एक जज जो सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक पुराना इस तरह निकाल लेना जिसका कोई जवाज़ ही नहीं बनता था। और जिस तरीके से वो केस की हियरिंग हुई, नतीजा ये निकला कि हनीफ राय साहब वहाँ से गायब हो गए। तो 4 बजे चैम्बर से इतला आई हमारे पास कि जी हनीफ राय साहब के वालिद साहब बीमार हो गए, केस एडजर्न हो गया। हाँ, वो भावलपुर चले गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि चंद दिन बाद दोबारा केस लगा। उस दिन भी हनीफ राय साहब अवेलेबल नहीं थे और वो लोगों को पता है वो किस तरह लाए गए। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। मुझे जब ये नहीं हुए थे तो फिर बल्कि रात को हमारी बात हुई कि अगले दिन केस फिक्स है, तो पता ये लगा कि जनाब साकिब निसार साहब ने जो है पुलिस भेज के उनको बुलवाया, अदालत में पेशी, बिल्कुल वो उनको लाया गया, गुजार को खींच के लाया गया था। उनको लाया गया, लेकिन वो आर्गू करने के लिए तो तैयार ही नहीं थे। हाँ। तो उसके लिए फिर अली ज़फ़र साहब की खिदमत नहीं, आर्ग्यू नहीं करना था तो फिर दरख्वास्त क्यों दाखिल? बस वो दायर कर बैठे किसी वजह से। तो फिर पता ये चला क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल है, क्या वजह? बस मैं समझता हूँ कि उनसे ये दरख्वास्त दायर करवाई गई और फिर जब उन्हें वकला का रिएक्शन देखा तो ही रियलाइज़ कि मुझे इसको आर्गू नहीं करूँ तो बेहतर है। हाँ, गलत जगह मैंने, क्योंकि उन्होंने ही रियलाइज़ कि शायद वैसी बलूचिस्तान की कोई जज साहब हैं तो हो जाएगा, लेकिन मैंने ही सा कि पूरे पाकिस्तान बार के कौंसिल के जितने सीनियर वकला मौजूद थे टू डिफेंड हिम, तो उनको बड़ा इस बात के तो दैट में भी द रीज़न है, उसके वजह से आए नहीं। तो अली ज़फ़र साहब पेश हुए। बड़ी हैरान कौन हमारे लिए बात थी कि अली ज़फ़र साहब आए और उन्होंने आते ही कोर्ट में कहा कि मुझे जी लाहौर हाई कोर्ट बार ने नॉमिनेट किया है टू प्रेजेंट दिस केस। ये हमारे लिए और हैरान कौन बात थी। और वो जो हमारे KP बलूचिस्तान के वकला थे और KP के भी वकला थे वो भी बड़े अपसेट हुए। उन्होंने कहा यार लाहौर हाई कोर्ट बार को क्या तकलीफ़ है, कि उसको क्या मसला है कि उसने इनको चैलेंज कर दिए। क्या मतलब है कि काजी फ़ाइज़ साहब की बलूचिस्तान से वो एक वाबस्तगी, जी एक ज़ाहिर है। और अगर कोई उनका कोई वहाँ इलीगल अपॉइंटमेंट थी तो उसको कोई बलूचिस्तान के लोग चैलेंज कर लेते ना वकला। लेकिन एक पंजाब का भी कोई खैर एक वकील ज़ाती तौर पे तो कोई चैलेंज कर सकता है, कोई इशू भी नहीं है वो चैलेंज करे।
लेकिन ये रिप्रेजेंट करना कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट में नॉमिनेट किया कि इनको चैलेंज करूँ, ये एक बड़ी बात क्रिटिकल थी। और हमने इसलिए भी सोचा कि बलूचिस्तान से एक ही जज हैं और उनको भी अगर लाहौर हाई कोर्ट बार इज़ गोइंग टू चैलेंज इट इज़ अलार्मिंग। लेकिन वो ज़ाहिर है इतना बार का प्रेशर था वकला का भी कि बड़ा वकला की तरफ रिएक्शन आया, लेकिन अल्टीमेटली वो पिटीशन उनकी डिसमिस हो गई। जब डिसमिस हुई तो मैंने फिर उस पर एक लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को। मैंने उनसे 3 सवाल किए। पहला मैंने कहा जी आप ये बताएं कि क्या आपने बजरिया को रेजोल्यूशन ये तय किया था कि हम काजी फैजी साहब की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करेंगे, क्योंकि सर हम फ्रॉम पंजाब बार तो अगर लाहौर हाई कोर्ट बार तरीकाकार होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई है, उसमें ऑथराइज किया है, ये है। और उसके बाद आपने ऑथराइज करने के बाद उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया और आपने उनको प्रॉपर एंगेज भी किया इस काम के लिए। तो चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब थे प्रेसिडेंट, बड़े, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट ही इज़ द मैन हु बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ। मेरे लेटर के गालबन 10 दिन बाद ही उनका जवाब आ गया। उन्होंने कहा जी न तो कोई रेजोल्यूशन लाहौर हाई कोर्ट बार में टेबल हुई है, ना अली ज़फ़र साहब को हमने एंगेज किया है और ना ही हमने ऑनरेबल जस्टिस फैजी साहब की अपॉइंटमेंट चैलेंज की। हमारा तो इससे कोई तल्लुक़ ही नहीं, लेन देन भी नहीं बनता। तो इट वाज एन अलार्मिंग केस। उस पर फिर मैंने जो बार एंड प्रैक्टिशनर एक्ट है उसके तहत इनके खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कंप्लेंट दायर की, जिसके अंदर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल को दायर की, जिसके अंदर मैंने पूरा रिकॉर्ड लगाया कि ये जनाब है, ये मेरा लेटर है और उसके जवाब में चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब का ये लेटर लगा हुआ है। क्योंकि अगर रेजोल्यूशन होता तो वो मुझे भेजते और उनको क्या ज़रूरत थी कि उसको कंसील करते, उन्होंने पूरा लिख कर दिया। और साथ ही मैंने अप्लाई किया इसकी केस की नकल के लिए फ़ाइल पूरी, उसमें मैंने लिखा दी एंटायर फाइल इज़ रिक्वायर्ड। तो कंसर्न ब्रांच ने कहा कि नहीं, हमें मना कर दिया गया कि कंप्लीट केस की फ़ाइल हम नहीं दे सकते, मैक्सिमम आप जजमेंट ले सकते हैं। अच्छा। मैंने उसमें ये भी लिखा था जी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी की भी कापी चाहिए। उन्होंने कहा ये भी आपको नहीं मिल सकती, हालांकि कानूनन केस क्लोज हो जाए तो उसके बाद एवरी सिटीजन कैन गेट दी कापी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो आर्डर मुझे मिल गया, जिस आर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, इनका नाम लिखा हुआ है। आप गुजर जाएं कोई मसला नहीं। अच्छा, नहीं, फाता खानी वाले अच्छा, तो वो ना नहीं, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड को तो कोर्ट का वो देना, लेकिन वो आर्डर मैंने ले लिया, लेकिन बाकी रिकॉर्ड जो कॉपी ऑफ द पिटीशन थी और कंप्लीट फाइल मैंने मांगी थी जिसमें पावर अटॉर्नी, वो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर कौन सा लिया, वो जो जिसमें डिसमिस जिसके अंदर लिखा हुआ है, जिसमें इनकी हाजिरी है कि अली ज़फ़र साहब अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार, और नीचे पैरा 2 में ऑनरेबल बेंच ने लिखा है कि वी हैव अलाउड हिम टू रिप्रेजेंट द लाहौर हाई कोर्ट बार। ये और अलार्मिंग बात थी, एक आदमी जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। अच्छा, ये मामला बड़ा अजीब सा था कि जो दरखास्त गुजार है वो पेश नहीं हो रहा, बिल्कुल, लेकिन उसके बिहाफ पे एक और साहब आए हैं, एक और साहब आते हैं जो क्लेम करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का हूँ मैं, इसने मुझे दी है। और सुना है जब ये नहीं आए तो फिर ऊपर से ही कहा गया था कि अच्छा तुम आओ। और बिल्कुल, और दूसरी बात है हनीफ राय साहब ने भी उनको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया हुआ था। दिस अनदर थिंग कि उनका भी होता तो चले को गुजारा हो जाता, तो वो भी नहीं था। उनसे भी मैंने पूछा, हनीफ राय साहब भी मुझे मिले, उन्होंने कहा जी मैंने तो इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया ही नहीं था, पता नहीं किधर से आए। और वो जनाब अल्टीमेटली केस डिसमिस। और दूसरी बात है कि जब आप किसी केस में अपीयर हों, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी ना हो, तो कोर्ट लिख लेती है कि दी सो एंड सो इज़ अपीयर्ड, ही इज़ नॉट हैविंग द पावर ऑफ अटॉर्नी। हम केस को एडजर्न कर लें और उसको नेक्स्ट डे कहते हैं जी आप उसका पावर ऑफ अटॉर्नी लाएंगे, तब आर्गू करेंगे। बिल्कुल सही। इस केस में हैरान कौन बात ये थी कि ही हैज़ नो पावर ऑफ अटॉर्नी एंड इवन देन ही वाज अलाउड टू आर्गू द केस। उन्होंने केस आर्गू किया और केस उनका बाद में डिसमिस हुआ। ज़ाहिर है वो किसी और ग्राउंड वजह इस वजह से हुआ तो केस ही नहीं बनता था। और उनका लाना और उनका आर्गू करना, सच है सीनियर एडवोकेट का इस तरह आ जाना और आर्गू करना और प्रेजेंट करना लाहौर हाई कोर्ट बार को, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखा कि ये पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन, इसमें एवरी फेडरेटिंग यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमने बतौर फेडरेशन यूनिट कोई ऐसा काम नहीं करना किसी और फेडरेशन यूनिट के अंदर ये एक तासर पैदा हो कि एक फेडरेशन यूनिट इज़ अगेंस्ट अनदर फेडरेशन यूनिट। काजी फैजीसा साहब बलूचिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट उधर चीफ जस्टिस से वहाँ से वैल्यूएट हुए थे, वहाँ का काउंसिल कर लेता तो इट वाज बी नो इशू एट ऑल। यहाँ से भी कोई काउंसिल चैलेंज कर लेता, आई हैव अ राइट टू चैलेंज एनी अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जज। अगर मिसकंडक्ट किसी का भी है, मेरे कई केसेस हैं मिसकंडक्ट के जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जजेस भी रिटायर हो गए हैं लेकिन नहीं लग सके, ये भी एक अलमिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ कहूँ कि मुझे रावलपिंडी बार ने ऑथोराइज किया है टू चैलेंज अपॉइंटमेंट ऑफ
खुद ब खुद ही आ ऑनरेबल जाओ आप। किसी जज का कर दूँ, पूरी बार को रिप्लेट कर दूँ। तो क्या इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? उसमें उन्होंने अभी हुआ क्या फिर उसके अभी बाद? उसकी हियरिंग हुई और उसमें पहले तो मुझसे पूछा ऑनरेबल जस्टिस कहाँ ने, पे लगी थी ये, किसके ये पास? पहले लगनी थी उमरता बंदयाल साहब, क्योंकि डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन थे, उस वक्त नहीं लगी। फिर वो जब चीफ जस्टिस बने तो डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एजाजुल हसन साहब थे, फिर उस दौर में भी नहीं लगी, अभी लगी है। सिंस मैटर इज सब जुडिस, तो मैं इसके मेरिट पे तो नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि उस दौरान उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपका क्या लोकस स्टैंड है। मैंने कहा सर इसमें देख लीजिए, हाई कोर्ट जो बार एंड प्रैक्टिशनर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है एनी एडवोकेट कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी एडवोकेट व्हेन ही फाइंड्स कि ही हैज़ कमिटेड सम सीरियस मिसकंडक्ट। बल्कि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू हाँ, फाइल दिस। बिल्कुल वो तो है। और उसके उन्होंने खैर बुक चेक की और उसमें इसी तरह दिया हुआ था। उसके ऊपर इनकी तरफ से एक लेटर आया हुआ था कि मैं, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, इनकी अली एडजमेंट जफर साहब अली की जफर तरफ की एडजमेंट थी, लेकिन उन्होंने ये लिखवा दिया कि नेक्स्ट डेट पे वो आके हमें बताएं कि हाउ ही अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार इफ व्हेन ही वाज नॉट हैविंग द पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द लाहौर हाई कोर्ट एज एलेज्ड। मैंने क्योंकि एलेज किया हुआ कि नहीं है तो वो उनसे पूछा। आप पाकिस्तान बार काउंसिल की जो डिसिप्लिन कमेटी है उसको हेड करें जस्टिस या अफरीदी साहब हेड कर रहे हैं और जस्ट बाहर के कौन-कौन से और मेंबर? लर्नेड काउंसिल हमारे कल्बे हसन साहब जो प्रेसिडेंट हैं, वो ही वाज द मेंबर। ये दो मेंबर दो मेंबर जी कमेटी है। बिल्कुल। तो इसकी कब हियरिंग हुई इसकी? इसकी लास्ट हियरिंग 10 तारीख को हुई। हाँ। अभी इंशाल्लाह ताला ने कहा जी डेट आपको दे देंगे और जैसी डेट आएगी प्रोसीड। उसमें मैंने ये भी लिखा है कि इनने पहले भी इसी तरह एक कोर्ट के अंदर गलत एक एफिडेविट दिया, स्टेटमेंट दी, जिसके ऊपर इनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया और उस सस्पेंशन ऑर्डर को भी मैंने लगाया हुआ है और रिपोर्टेड जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि हिज लाइसेंस शुड बी कैंसल्ड फॉर एवर बिकॉज सच अ ग्रेव ऑफेंस ने उसमें भी किया हुआ था। वो क्या था? वो मलिक रियाज का को केस था, उसके अंदर उन्होंने को स्टेटमेंट दी, क्योंकि ज़्यादातर मलिक रियाज के यही वो जवाद ख्वाजा साहब के पास लगा। जवाद ख्वाजा साहब ने कहा एज ए ग्रेस वी आर गोइंग टू सस्पेंड दिस केस टिल द टाइम ही डजंट रेंडर अपॉलॉजी। तो बाद में जस्टिस जब आए जमाली साहब तो उन्होंने फिर अपॉलॉजी रेंडर की, बार के वकला पेश हुए, इनकी उन्होंने अपॉलॉजी एक्सेप्ट की लेकिन रिमार्क्स नहीं एक्सपेंज किए। ये बड़ी अहम बात है, वो रिमार्क्स अभी भी मौजूद है इनके खिलाफ, रिपोर्टेड जजमेंट है, PLD में छप चुकी है, हमेशा के लिए रहेगी। तो मैंने कहा ये हैबिचुअल हैं और ये बड़ा एक ऑनरेबल जज के खिलाफ, देखें ना, हमें केस प्रोसीड कर वहाँ पीयर होना है कोर्ट्स के अंदर विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू द जजेस जो जज, लेकिन ये नहीं करना कि पार्टी बन जाएं और जजेस के खिलाफ इस तरह के किसी के कहने पे नेचुरली ये खुद एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ये अपीयर हुए, इनको किसने एंगेज किया था और क्या वजह बनी थी। ये तो आगे जब मेरिट ऑफ द तो वो जाहिर है वो अब होगा, तो ये इसमें आएगी। कर्नल साहब एक और बात भी है, अभी ने देखा कि मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस दाखिल, बिल्कुल, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि एक लीगल फ्रेटर्निटी मतलब वकला की एक बॉडी है वो आ रही है। तो अभी हमने देखा है कि एक और जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि सरदार तारिक मसूद जो है उनको मार्क हुई भी है कि भी वो देखें आला आया प्राइमा ये केस बनता है या नहीं बनता है। तो हम ये देख रहे हैं कि सरदार तारिक मसूद के हवाले से भी अब जो है वो एक लाहौर से वकला की, असल में दो चीज़ें बड़ी हैं। हमें पहली बात है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको आप कि क्या है ये जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैं इसको जुडिशल पॉलिटिक्स ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं इसलिए कि जब जस्टिस नकवी मज़ाहिर नकवी साहब के पास लाहौर के एडवोकेट हैं मियां दाऊद एडवोकेट साहब, बड़े कॉम्पिटेंट एडवोकेट हैं वो, उनने भी रेफरेंस एक दायर किया और चंद दिनों बाद मज़ाहिर नकवी साहब के बेटों ने उनको एक नोटिस दे दिया डेफेमेशन का कि आपने हमारे वालिद साहब के बारे में, हालांकि भाई आपके वालिद साहब का वहाँ केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट बार की रेगुलेशन में लिखा हुआ है अगर मैं किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करता हूँ और रेफरेंस सक्सीड नहीं होता और साबित हो जाता है रेफरेंस इज बेस्ड ऑन फॉल्स फैक्ट, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्या ज़रूरत है नोटिस देने की? तो इसका मतलब यही है कि चंद लोग एक्टिवेट हो चुके हैं या एक्टिवेट किया जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि जिस कौम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती वो कौम भी तबाह होती है। जजेस मस्ट बी मेड अकाउंटेबल। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर होते हैं, वो आराम से रेफरेंस के बाद रिटायर होकर दुनिया से चले जाते हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ये नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जुडिशरी में ये हो रहा है, जिसकी वजह से जुडिशरी अपनी ऑथेंटिसिटी और रेस्पेक्ट भी खो रही है। आप इंग्लैंड में देखें, अगर किसी भी जज के खिलाफ वेदर इज़ अ जूनियर और सीनियर जज कंप्लेंट आती है तो विद इन 3 वीक्स के अंदर वो टेकअप हो जाती है और ज़ाहिर अगर वो साबित होता है तो एक्शन होता है, नहीं होता तो उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट होती है जिसने फाल। तो कम से कम खुदा के लिए हम ये तो करें कि अपनी जुडिशरी में एक मैकेनिज़्म बना दें
कि भाई किसी के खिलाफ कंप्लेंट आए तो ये टेक इट ग्रांटेड न लिया जाए कि चीफ जस्टिस साहब कहें कि जी अब मैं उसके साथ खड़ा हो गया हूँ। एक ये भी यहाँ रवायत बनी। नहीं, उन्होंने तो कहा कि मैंने अब बेंच में बिठा के खामोश पैगाम दिया। भाई ये दिस इज चलो नॉट एनीवेज अपना नहीं, हमें उन पे कोई इतराज नहीं है ना। हमें वी रिस्पेक्ट ऑल दी जजेस और सारे नहीं, honest देखें हैं। बात ये है लेकिन कि अगर एक ये डिसाइड हो जाना चाहिए ना, ये लेकिन मामला एक रेफरेंस आया है तो डिसाइड होना चाहिए। हाँ। अजमत सईद साहब के खिलाफ बड़े सीरियस चार्जेस थे, मैंने फाइल किया था, वो आराम से रिटायर होकर पेंशन लेके चले गए। आपने तो मुशर्रफ के खिलाफ भी बहुत सारे वो भी रिटायर होकर चले गए। इसका मतलब है जनरल्स एंड जजेस आर अबव द लॉ। ये अलमिया हमारे मुल्क में देखे ना, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में खुद लिखा कि मैंने बंदे बेचे और पैसे कमाए और मिलियन ऑफ डॉलर। वही मैं केस लेकर चला गया। मैंने कहा अगर मिलियन ऑफ डॉलर हैं तो पहले दिन तो जस्टिस रियाज मरूम से फौत हो गए। उन्होंने कहा यार हो सकता है ख़जाने में जमा कराए हों। मैं कहा चलें सर ये स्टेटमेंट आ जाए जमा कराएं तो केस वापस हो जाएगा। बाद में पता चला उन्होंने टका भी जमा नहीं कराया, लेकिन वो भी फौत हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जजेस का भी यही है। तो जब तक हम जजेस और जनरल दोनों को और माशरे की दीगर तबकों को भी, जो सियासतदान है वो भी यही कर रहे हैं कि वो NRO लेके खामोशी से साइड पे हो जाते हैं और फिर हम उसी जगह खड़े हुए हैं। मैं यहाँ एक बात अच्छा कर्नल साहब, अभी आप वो जो है आपने सिविलियंस के आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल के खिलाफ आपने भी कोई 29 लोग जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर जिनका आर्मी एक्ट के नीचे ट्रायल हुआ, उनके हवाले से भी आप आए यहाँ पे दरखास्त। तो वो आपकी दरखास्त से और बाकी दरखास्त जवाद ख्वाजा साहब की दरखास्तों के साथ लगी या नहीं लगी? अब देखिए दुख की बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब इसके बारे में तो वरिड हैं, बड़े वरिड होना भी चाहिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि वो लोग जो गिरफ्तार हैं उनको कहीं सजाए मौत तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं जी सजाए मौत का कोई केस भी नहीं है। उन्होंने कहा 2 से 5 साल की सजा उन्हें मुतवक्को है। इस पे भी बड़े वरिड हैं कि नहीं ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वकील होना चाहिए। लेकिन मैं जो केस लाया हूँ 29 उनमें वकील भी नहीं मिला और 3 बंदों को डेथ उन्होंने सुना दी। वो तो हमने हाई कोर्ट में फ़ौरन पहुँच गए, फ़ौरन डेथ पे अमल दरामद रुक गया और वो डेथ सेलों में पड़े हुए हैं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को नहीं ख्याल आ रहा कि यार उसको तो सुने, उसको भी सुना जाए। इसी तरह से जस्टिस वकार सेठ के जी वो जो था फौजी अदालतों में जो ट्रायल हुए थे उसके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई और वो सुप्रीम कोर्ट से जो है अभी तक उसकी अपीलें बल्कि स्टे हुई है, वो भी अभी तक 3 साल हो गए, वो भी तौर पे देखें वो लगना चाहिए। इसके अलावा एक और इससे भी अहम केस है, वो है इंटरमेंट सेंटर्स। इंटरमेंट सेंटर जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए फाटावाना के लिए, के आखिरी दौर में लगी थी वो। और मजे की बात है वो जरदारी साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था। आज खौसा साहब भी आते हैं और साथ जनाब एजाज हसन साहब भी आते हैं। वो ये नहीं कहते यार हमारी पार्टी ने वो क्यों इंटरमेंट सेंटर बनाए, फाटावाना के लिए बने। फाटावाना ख़त्म हो गया तो PTI की गवर्नमेंट ने एक नया कानून KP की गवर्नमेंट ने बना के उसको पूरे KP के अंदर नाफिज कर दिया, जबकि गैर कानूनी है। वो एक रेगुलेशन जो वफाकी गवर्नमेंट ने जारी की हो सिर्फ वफाक एक्सटेंड कर सकते हैं, सूबाई गवर्नमेंट तो बना ही नहीं सकती थी। ये चैलेंज हुआ और आसफ सईद खोसा साहब के पास केस लगा, 5 रुकनी बेंच है वो, मैं भी अपीयर हुआ। उसमें उन्होंने फरमाया कि मैं रिटायरमेंट होने से पहले फैसला देकर जाऊँगा। फिर दोबारा केस लगा भी नहीं और फैसला दिए बगैर चले गए। और उमर अताब बंदयाल साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना टेन्योर पूरा करने वाले हैं, उसकी एक समात भी नहीं हुई। उसकी भी मैंने पिटीशन दायर की हुई है। माय पिटीशन इज पेंडिंग, पूरा गुजर गया, इनका दौर गुजर गया। वो मेरी पिटीशन अभी मैंने वो पेंडिंग है। मैंने उसमें रिक्वेस्ट की कि वो उसको लगाया जाए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस वो सुने उसको, क्योंकि उसके अंदर एक बेचारा बड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, वो KP से उठा कर उसको भी डाल दिया। मैं कि उसके खिलाफ तो केस ही कोई नहीं। वो भी मेरा केस यहाँ पेंडिंग है। उसकी हेयरिंग काजी फैजीसा साहब के पास हुई, सिंगल बेंच की ऑब्जेक्शन में था, उन्हें ऑब्जेक्शन रिमूव किया। मैंने रिक्वेस्ट की कि सर उसी 5 रुकनी बेंच के पास भिजवाएं ताकि वो डिसीजन दें, तो वो भी सुने बगैर। मुझे नहीं लगता कि वो भी रिटायर हो जाएंगे और वो बेचारे पेंडिंग पड़े रहेंगे इंटरमेंट सेंटर के अंदर। दुनिया में इसकी भी बदतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलती कि लोग वहाँ पड़े हैं बगैर किसी काउंसिल के, बगैर किसी चार्जशीट के, बगैर किसी जुर्म के, उनको 10-10 साल हो चुके हैं। दुनिया में कोई एक मिसाल भी आपको नहीं मिलती। इवन अमेरिका के गुआंतानामो बे से भी लोग रिहा होकर वापस आ चुके हैं। लेकिन ये डिसाइड होनी चाहिए। अब ह्यूमन राइट अभी वो सिविलियंस वाली आपकी 29 वाली वो नहीं लगी, वो 29 वाली नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाया उन्होंने? कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, पेंडिंग है, क्योंकि उसके अंदर जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है वो जनाब इमरान खान साहब हैं। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब की परमिशन के साथ बाजवा साहब ने वो ट्रायल की, क्योंकि सिविलियन जो है आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का अगर ट्रायल सिविल में आर्मी में करना भी चाहेगी तो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेगी। तो इसमें लतीफ़ अफरीदी साहब हमारे सीनियर हैं, फौत हो गए, अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे कि यार एक जर्नलिस्ट है,
खटक साहब, इदरीस खटक, उसको उठा लिया गया, उसका ट्रायल कर रहे हैं। आप किस तरह ट्रायल कर सकते हैं? खान साहब ने जवाब भी ना दिया और सीक्रेट उनका ट्रायल भी हो गया, और ट्रायल होने के बाद उनको 14 साल सज़ा हो गई, अडयाला जेल में पड़े हुए हैं वो। उनको वो एक क्लास भी देने को तैयार नहीं, हालांकि ही इज़ अ जर्नलिस्ट और हाईली क्वालिफाइड हैं फ़ॉरेन से वो, और यहाँ हमारी एक रजिस्टर्ड NGO के साथ काम वो कर रहे थे। तो और खान साहब के दौर में वो 29 लोग हुए, जिसमें मैंने उस पर बाजवा साहब को भी पार्टी बनाया हुआ है, फैज़ हमीद साहब को भी पार्टी बनाया हुआ है, क्योंकि इसकी मैंने प्रोसीडिंग देखी है। फैज़ हमीद साहब के कहने पे उनको उठाया गया था, जबकि उस वक्त अभी तो आर्मी ने सीक्रेट एक्ट में तरमीम करने की कोशिश की जो पास नहीं हुई, जिसमें था कि ISI भी अरेस्ट कर सकती है। वो सारे बंदे जो हैं वो फैज़ हमीद साहब ने ISI के थ्रू इदरीस खटक को अरेस्ट कराया हुआ है। मैंने प्रोसीडिंग देखी है, जो कि अरेस्ट ही गैर कानूनी है, ट्रायल भी गैर कानूनी है, और उमर अताब बंदयाल साहब उस केस को लगा भी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट, हालांकि उनको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन केस लगा वो पहला नोटिस इमरान खान साहब को जाएगा, बल्कि एक अच्छा मौका होगा, उनको बुलाया भी जा सकता है, एक दफ़ा फिर गुड टू सी यू हो जाएगा, उनसे पूछ भी लिया जाएगा आप कमेंट दाखिल करें जनाब। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि ये हम कब दिन देखेंगे, लेकिन हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ऑर्डर मिल गया वो अली ज़फ़र साहब वाला? अली ज़फ़र साहब वाला आज मैंने ऑर्डर चेक किया, अभी तक ऑर्डर साइन होके नहीं आया। ऑर्डर आया तो इंशाल्लाह तो वो भी शेयर करेंगे। चलें, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, थैंक यू वेरी मच। तो जनाब ये है वो बहुत सारे अहम और सेंसिटिव, जो कि बिलखसूस शहरी आज़ादियों से, सिविल लिबर्टीज़ से मुतल्लिक़ मुकदमात हैं। बिल्कुल 9 मई के वाक़यात के में जो लोग मुलव्विस हैं उनके मुकदमात भी सुनने चाहिए, उनका भी बुनियादी हक़ है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे और भी पाकिस्तानी शहरी हैं। एक अजीब सी सूरत हाल है कि वो मुकदमात ही जो हैं सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए, और वही मुकदमात जो हैं वो सारे के सारे जाके सर्द खाने में चले जाते हैं। पता नहीं वो कहाँ कौन सी गार के अंदर जाते हैं कि जहाँ से फिर वो फाइल ना चीफ जस्टिस को मिलती है ना किसी और को मिलती है। देखते हैं अब इस महीने, अगले महीने तब्दीली होगी तो फिर उसके बाद इन अहम मुकदमात, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई सर्वाइवल नहीं। बिल्कुल, जस्टिस काजी फैसल ने अभी भी जब ये सिविलियन वाले ट्रायल में लार्जर बेंच बना था, 9 रुकनी बेंच, तो उन्होंने जो जवाब दाखिल किया था उसके अंदर भी उन्होंने लिखा था कि यही जो 58 केस हैं वो अपीलें जो हैं वो क्यों नहीं लगी हैं। तो देखते हैं कि ये मुकदमात आने वाले दिनों में दोबारा लगते हैं नहीं लगते हैं, क्या होगा। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।